हेलो एवरीवन। इससे पहले हम देख रहे थे एल्किन बनाने की मेथड। इसमें हमने पहले दो मेथड देख चुके हैं, पहला एल्काइन से और दूसरा विसिनल डाई हैलाइड से। आज हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड से किस प्रकार एल्किन बनाई जाती है। ठीक है, चलो। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, याद रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड वाला केस। ठीक है, इसमें जितने भी केस होते हैं, जो जो भी चीजें होती है वो सब मैं बताऊंगा, है ना, बस ध्यान से समझना। सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से बनाने का जो तरीका है वो है बाय डीहाइड्रो बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ये क्या होता है सर? अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, समझो। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, RCH2 और ये X ले लिया, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पे मान लो हमने लिख लिया एल्कोहली KOH। क्या ले लिया? एल्कोहली KOH। ठीक, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से एल्किन बनेगी, प्लस HX बाहर होगा, है ना। अब होता क्या है वो समझो। जैसे RCH HCH2 और ये X। ठीक है, अब इसमें याद रखना, ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा के बाजू में जो कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा और अल्फा के बाजू में बीटा। तो अल्फा पोजीशन से हेलोजन जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गई एल्कीन, प्लस HX यहां से बाहर हो गया। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ एल्कोहलिक केओच। देखो, जैसे यहाँ पे हमने एल्कोहलिक केओच लिया, तो जो एल्कोहलिक केओएच है उसकी रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है वो समझते हैं। तो रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ एल्कोहलिक केओएच, जैसे मान लो हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, ROH प्लस KOH ले लिया, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये दोनों मिला के हो गया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या हो गया? एल्कोहलिक KOH, है ना। इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे हम? एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहल और ये KOH, तो पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो ये होती है RO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस H2O। इसमें रिएक्टिव स्पीसीज ये है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्पीसीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्पीसीज। ठीक है, ये बना कैसे वो समझो। जैसे ROH ये हमारा एल्कोहल हो गया, प्लस KOH। अच्छा, यहाँ पे जो KOH है ना बेटा, ये बेस है। ये क्या है? ये KOH बेस है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH ये बाहर होगा, तो देखो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव,
और इस पे पॉजिटिव, तो ये बनेगा RO नेगेटिव, K पॉजिटिव और H2O, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव स्पीशीज। ये इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्पीशीज, है ना, रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक। अच्छा, अब ये जो रिएक्टिव स्पीशीज है ये काम कैसे करती है वो अपन मैकेनिज्म में समझेंगे, है ना। तो आगे बढ़े। जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो होता क्या है, हमने बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाला है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, यानी कि यहां से बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, इसलिए बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन मतलब एलिमिनेशन होता है। इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो अल्फा पोजीशन से हेलोजन जाता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, तो कायदे में अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखा है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है इसलिए बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, जैसे मान लो CH2 और यहाँ पे Cl लगा दिया जाए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ लिख दिया जाए एल्कोहलिक KOH, है ना, एल्कोहलिक KOH। तो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा होता है ना, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा होता है वो अल्फा, और अल्फा के बाजू में बीटा, ठीक है। तो अल्फा से जाएगा हेलोजन और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, इसलिए क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस तरह से एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ये एथीन बन गई, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो एथिन प्लस HCl बाहर हो गया, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है यानी कि विलोपन अभिक्रिया, इसकी 3 मैकेनिज्म है। कितनी मैकेनिज्म है, 3। पहली मैकेनिज्म है E1 मैकेनिज्म, दूसरी है E2 मैकेनिज्म, और तीसरी है E1CB मैकेनिज्म,
ठीक है बेटा। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है यानी कि विलोपन अभिक्रिया, उसकी 3 मैकेनिज्म है, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1CB मैकेनिज्म। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन E1 मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, ठीक है। E1 मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो ये 2 स्टेप, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कितनी स्टेप मैकेनिज्म है? 2। जो E1 मैकेनिज्म है इसमें 2 स्टेप होती है, मतलब 2 चरण है, 2 चरण होते हैं, इसलिए हमने लिखा ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। सेकंड स्टेप में बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, यानी कि विलोपन होता है। ठीक है, याद रहेगी बात। जो E1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरी स्टेप में बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, CH3 का होल थ्राइस CCl और एरो पे लिख दिया जाए एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और यहां पे लिख दिया जाए प्रोडक्ट। ठीक, अब इस एग्जाम्पल से हम E1 मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखा है कि जो E1 मैकेनिज्म है इसमें 2 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है? 2। तो पहले स्टेप फर्स्ट में हमने लिखा कि कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? सुनो, CH3C CH3Cl। ठीक, यही है ना, ये यहाँ पे अपन ने होल थ्राइस करके लिख रखा और यहाँ पे इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बना रखी है। तो होता क्या है बेटा, जो फर्स्ट स्टेप है ये थोड़ी स्लो होती है ना। फर्स्ट स्टेप कैसी होती है? स्लो। होता क्या है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हेलोजन है यानी कि क्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना भाई। यदि कार्बन और क्लोरीन की मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करूं तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन के रिस्पेक्ट में जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होगा और फाइनली यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस स्लो होगी। तो यहां पे इस तरह से होगा CH3C
CH3 और यहाँ पे बन जाएगा केटायन और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, देखो ये जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन। अब बात को समझना, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड या स्टेप 2 करके भी समझ सकते हैं, उसको लाते हैं ना, CH3C CH3 और मान लो ये हमारा केटायन है। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा डिजाइन से बना दूं। देखो बात को याद रखना, जहां पे हमने कार्बोकेटायन बनाया, देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो इस पे क्या बन जाएगा, केटायन। तो यहाँ पे मैंने केटायन बना रखा। ठीक, अच्छा केटायन के बाजू में बीटा कार्बन होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना रखा ना, इसके बाजू वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। ठीक है, कार्बोकेटायन के बाजू में जो कार्बन है उसको क्या मानना है, बीटा कार्बन मानना है। ठीक है, अच्छा अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, तो यहाँ पे तीनों ही बीटा कार्बन एक जैसे हैं। क्यों सर एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है और इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों ही बीटा कार्बन एक जैसे है। तो अभी किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाल लो। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे को यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है इस जगह से, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल से बना लेता हूँ। देखो एक हाइड्रोजन निकालना है तो अपन ऐसा करते हैं, उस हाइड्रोजन को अलग से बना लेते हैं। मान लो ये मैंने वो हाइड्रोजन अलग से बना लिया जो मेरे को निकालना है। ठीक, अच्छा अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एल्कोहलिक KOH हम लेते हैं उसकी रिएक्टिव स्पीशीज क्या होती है, ये रिएक्टिव स्पीशीज ऑफ एल्कोहलिक KOH। जो एल्कोहलिक KOH है उसकी रिएक्टिव स्पीशीज होती है RO नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हम रिएक्टिव स्पीशीज ले लेते हैं। रिएक्टिव स्पीशीज क्या है, RO नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्टिव स्पीशीज हो गई और ये फास्ट स्टेप होती है। कैसी स्टेप होती है, फास्ट, मतलब फटाफट होगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब होता क्या है सुनो, जैसे ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम बीटा हाइड्रोजन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। क्यों सर बीटा हाइड्रोजन क्यों मान रहे हो, भैया अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा हाइड्रोजन। तो ये सब बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। ठीक, अब पॉजिटिव का कैसा नेचर होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है, जो कैटायन होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे धीरे धीरे पॉजिटिव आने लगेगा। ठीक है, इस पे क्या आने लगेगा, इस पे आने लगेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को यहां से लेके भग जाएगा। कुछ आया समझ में, ये जो कार्बोकेटायन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव स्पीशीज इसको लेके निकल लेगा। तो प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 प्लस ROH। ठीक है बेटा, ये क्या बन गई, ये बन गई एल्कीन। ठीक,
इस प्रकार से इवन मैकेनिज्म में दो स्टेप होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्लो प्रोसेस है। दूसरे स्टेप में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है जो कि फास्ट होता है ना। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अच्छा कुछ बातें लिखवा दूं आपको मैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते थोड़ा सा छोटा करके इसको। E1 मैकेनिज्म में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है। इवन मैकेनिज्म में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है ना। जो इवन मैकेनिज्म है उसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है। अच्छा कभी यदि गलती से स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाए तो उसको लोड मत लेना है ना, नहीं तो तुम लोड ले लो भैया गलत लिख दिया, है ना। वो तो कई बार हो जाता है, लिखते समय क्या ध्यान नहीं रहता है ना। तो कई बार क्या है मिस्टेक हो जाती है, तो उसका इतना लोड मत लिया करो। इवन मैकेनिज्म में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है ना। इसलिए इसलिए पुनर्विन्यास अंग्रेजी में बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट संभव है। इसलिए पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट संभव है। ये क्या होता है वो अपन आगे समझेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है की पॉइंट करके। जैसे जैसे पहला है रेट ऑफ E1। तो जो E1 अभिक्रिया है उसकी रेट इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑर्डर की यदि बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और यदि इसकी मालिकुलरिटी यानी कि आणविकता की बात करें तो ये मोनोमालिकुलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, मोनोमालिकुलर यानी कि एक आणविक अभिक्रिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड्स E1 रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है ना। जो E1 क्रियाविधि है या जो E1 रिएक्शन है उसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। इसलिए एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो हम कार्बोकेटाइन से चेक करेंगे, ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड लिख दूं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल CH3C CH3 CH3 और ये Cl CH3C CH3H और ये Cl
CH3 CH2 और ये Cl। ठीक, हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमको पता है कि ये जो हेलोजन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड वीक होगा और फाइनली टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस तरह से यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, ये जो केटायन है ये 1 डिग्री है, ये जो केटायन है ये 2 डिग्री है, और ये जो केटायन है ये 3 डिग्री है। अब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन याद है? जिनने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखा है वो पीछे जाके वीडियो में देख लेना, बहुत बढ़िया से समझाया था, वहां पर रिएक्टिविटी भी बताई थी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने वहां पे देखी थी कि यदि किसी कार्बोकेटायन में रिजोनेंस होता है, क्या होता है? रिजोनेंस। तो जो रिजोनेंस वाला कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद नंबर आता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन का, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और उसके बाद नॉर्मल मिथाइल केटायन। इस तरह से है ना, तो इसको तो हटावा लगा, इतना समझ लो। यदि किसी केटायन में रिजोनेंस होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो रिजोनेंस वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो 3 डिग्री केटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो चूंकि हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से चेक कर रहे हैं रिएक्टिविटी को, ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हैलाइड की रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इस हैलाइड का जो केटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, जैसे मान लो हैलाइड अलग अलग है, यदि हैलाइड भिन्न भिन्न हो, तो यदि हैलाइड भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हो। इस तरह से यदि हो तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा बनेगा। यदि हैलाइड भिन्न भिन्न हो तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा बनेगा, आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। ठीक है, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ। इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनेगा। क्यों सर, यही ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा? देखो क्या होता है, जो आयोडीन होता है उसका साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने से बॉन्ड भी बड़ा है। अब जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो उतना जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, इसलिए आर आई मोर रिएक्टिव है। तो याद रखना, यदि हैलाइड अलग अलग है तो एल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, और जो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है E2 मैकेनिज्म। यदि E2 मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक चरण में कंप्लीट हो जाती है, मतलब ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये 1 स्टेप
मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, ये कैसी स्टेप है? वन स्टेप मैकेनिज्म है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिया CH3 CH2 Cl, ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH और यहाँ पे प्रोडक्ट। अरे तेरी तो प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही स्टेप में हो जाएगी, है ना, क्योंकि वन स्टेप मैकेनिज्म है ना, एक ही स्टेप में हो जाएगी। देखो कैसे, मैकेनिज्म इस तरह से होता है। देखो CH2 है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में इस तरह से बना लेता हूँ, जो हाइड्रोजन मेरे को निकालना है। उसके बाद CH2 और ये Cl, ठीक है। अच्छा, आपको याद है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको रिएक्टिव स्पीसीज बताई थी, अल्कोहलिक KOH की रिएक्टिव स्पीसीज बताई थी। तो अल्कोहलिक KOH की रिएक्टिव स्पीसीज है RO-। कौन है? RO-, ये रिएक्टिव स्पीसीज है, ठीक है। अब होता क्या है, सुनो, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा? देखो वैसे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, पर फिर भी अपन समझने के लिए कि यदि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे धीरे धीरे पॉजिटिव आएगा। हालांकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है ना, याद रखना, धीरे धीरे पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा, इसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ होता है। तो हालांकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है इसमें, याद रखना। तो क्या होता क्या है, ये जो रिएक्टिव स्पीसीज है ये इस पे धीरे धीरे अटैक करेगी और ये जो क्लोरीन है ये यहां से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ये जो क्लोरीन है ये यहां से धीरे धीरे क्या होगा, ये यहां से धीरे धीरे बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। ये जो रिएक्टिव स्पीसीज है ये धीरे धीरे इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, ये क्लोरीन यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलेगा और यहाँ पे धीरे 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 बॉन्ड बनेगा। कुछ आ रहा समझ में? तो ये कुछ इस तरह से होगा। RO-, CH2 Cl, है ना। देखो ये धीरे धीरे इससे जुड़ेगा, ये धीरे 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 इससे जुड़ेगा, ये धीरे 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 यहाँ से निकलेगा, ये धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे धीरे 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 बॉन्ड बनेगा। कुछ आ रहा है समझ में? ये रिएक्टिव स्पीसीज इसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगी, ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलेगा, ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे धीरे धीरे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये काम थोड़ा स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं?
संक्रमण अवस्था, क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद सारा कार्यक्रम फास्ट होगा। कैसा होगा, फास्ट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से एल्किन बन जाएगी। ठीक है, Cl माइनस बाहर हो जाएगा और रिएक्टिव स्पीशीज हाइड्रोजन को लेके भग जाएगा। ठीक, इस तरह से ये फास्ट कार्यक्रम होगा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है E1CB मैकेनिज्म। वैसे तो दो मेन मैकेनिज्म होती है, E1 और E2, लेकिन E1CB भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं, अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये अच्छा स्टार लगा के लिखे, ये विलोपन की एक अन्य मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें मध्यवर्ती कार्ब एनायन बनता है। ठीक है, याद रखना बेटा, ये जो E1CB मैकेनिज्म है ना, इसमें कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनायन। इसलिए रिएक्टिविटी इस तरह से होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। इसमें जो हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी वो इस तरह से होगी, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब E1 मैकेनिज्म का एकदम उल्टा। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 to 1 होती है, इसलिए हैलाइड की रिएक्टिविटी भी 3 to 1 होती है। लेकिन ये जो E1CB मैकेनिज्म है, E1CB मैकेनिज्म, इसमें कार्ब एनायन यानी कि कार्ब ऋणायन बनता है। ठीक है, और चूंकि जो कार्ब एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है 1 to 3। क्या होती है, 1 to 3। इसलिए हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, 1 to 3। याद रखना, है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है की पॉइंट। की पॉइंट में कुछ बातें लिखी हुई है, समझो। देखो, पहले लिखा हुआ है कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमेशा E1 शो करता है। मतलब जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसमें E1 मैकेनिज्म होगी, हमेशा E1 होगी। अच्छा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड E1 और E2 दोनों शो करते हैं। जो 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड है उनमें E1 भी होती है और E2 भी होती है, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है, यदि बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो E1 होगी, और यदि बीटा कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो E2 होगी, है ना। ये उसकी कंडीशन है। देखो बहुत सीधी सी बात है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में हमेशा E1 होगी। क्लियर। अब 3 डिग्री को हटा दो, बच गए 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री E1 भी शो करते हैं और E2 भी शो करते हैं। ठीक है, कब कौन सी होगी उसके लिए ये शर्त करके लिख रखा है। यदि बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो E1 होगी, और यदि बीटा कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो E2 होगी। याद रहेगी बात। चलो आगे बढ़े। अगला है प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, जो विलोपन अभिक्रिया है ना, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। जो विलोपन अभिक्रिया है उसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। यदि बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो E1 होगी। ठीक है, सही बात है। और बीटा कार्बन यदि 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो E2 होगी, है ना। मैं चेक कर लेता हूं एक बार।
देखो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में E1 और E2 दोनों होती है। उसकी शर्त है कि यदि बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो E1 होगी, और यदि बीटा कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो E2 होगी। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो जो विलोपन अभिक्रिया है इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, सेटजेप प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट। कौन कौन से? सेटजेप प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों को हमको एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक, चलो सबसे पहले सेटजेप प्रोडक्ट की बात कर ले। सेटजेप प्रोडक्ट एक्चुअल में सेटजेप और हाफमैन ये वैज्ञानिक के नाम है ना? तो सेटजेप नाम के वैज्ञानिक ने जो बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम सेटजेप प्रोडक्ट बताते हैं, और हाफमैन नाम के वैज्ञानिक ने जो बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट बनता है तो अपन उसको हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके दोनों समझते हैं। ठीक, चलो पहला सेटजेप प्रोडक्ट देखो। सेटजेप ने क्या बोला? सेटजेप ने बोला कि यदि सेटजेप ने बोला कि जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। सेटजेप ने बोला कि जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो क्या होगा? वो मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना? तो सेटजेफ, क्या नाम है? सेटजेफ। सेटजेफ के अनुसार, सेटजेफ के अनुसार मोर स्टेबल एल्कीन, सेटजेफ के अनुसार मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। सेटजेप के अनुसार मोर स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है ना? अब मोर स्टेबल एल्किन यदि आपको बनाना है तो उसका बहुत सीधा सा तरीका है, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यदि आपको मोर स्टेबल एल्किन बनानी है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक, मोर स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। याद रहेगी बात? मोर स्टेबल एल्किन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्लियर? चलो अब अपन एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फटाफट एग्जांपल लेते जाते हैं, समझते जाते हैं। जैसे मान लो CH3 है ना, और CH2Cl, और यहाँ पे लिख दिया जाए एल्कोहलिक KOH, और ये प्रोडक्ट। क्लियर? चलो CH3 है ना, CH। अच्छा, इसको थोड़ा इस तरह से बनाए क्योंकि ये तो क्या है, बहुत नॉर्मल सा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत नॉर्मल सा कंपाउंड है।
थोड़ा अलग लेते हैं इसको, CH3 CH3 CH है ना, ये ठीक है थोड़ा। चलो समझो बात को, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां से हेलोजन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब हेलोजन को बाहर निकालेंगे तो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, केटायन। तो केटायन बना दो, CH3 CH, ये केटायन बन गया, ठीक है। और ये CH3, क्लियर। अच्छा, अब इस केटायन को देखो, ये जो केटायन आपने बना रखा है ये 2 डिग्री है। कैसा है, 2 डिग्री। मैं चाहूं तो इसको और स्टेबल बना सकता हूं, इस केटायन को और स्टेबल बना सकता हूं। कैसे, यदि इसको यहां कर दिया जाए और बदले में हाइड्रोजन को यहां कर दिया जाए तो केटायन हो जाएगा मोर स्टेबल। केटायन कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल, मतलब कुछ इस तरह से। ये अब ये जो हमने करा ना, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। देखो पीछे मैंने क्या बताया था आपको कि जो E1 क्रियाविधि है, कौन सी क्रियाविधि, E1 क्रियाविधि। E1 क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। और जहां पर कार्बोकेटायन बनता है वहां पे हम पुनर्विन्यास करवाते हैं, यानी कि रीअरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेट प्रोडक्ट बनाएंगे सब में हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, क्लियर। तो कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। अब याद रखना, केटायन के बाजू में जो कार्बन है उसको बीटा मानना है। क्या मानना है, बीटा, क्लियर। अब सेटजेप के अनुसार मोर स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है। और मैंने पॉइंट लिखवाया है कि यदि मोर स्टेबल एल्किन बनानी है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक। अच्छा, यहां पे देखो 3, यहां पे 3, लेकिन यहां पे 2, मतलब यहां पे हाइड्रोजन कम है तो हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो जैसे ही यहां से हाइड्रोजन जाएगा इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, CH3 CH3 CH3, ठीक है ना भाई। देखो यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गायब। तो ये क्या बन गई, एल्कीन, ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। जैसे CH3C, CH3 CH3 CH2Cl, पता है इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलते हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और यहां पे ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH और ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको यहां से बाहर निकालना है। इसको जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केटायन। तो CH3C CH3 CH3 और CH2 पॉजिटिव बन गया केटायन। अब ये जो केटायन बना है ये 1 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। मैं चाहूं तो इसको और स्टेबल कर सकता हूं। कैसे, इस केटायन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब देखो जब भी केटायन को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो बदले में हाइड्रोजन देना होता है। क्या देना होता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्सचेंज जैसा काम होता है, एक्सचेंज। जैसे आपने केटायन को इधर लाए तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो बदले में हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा मिथाइल ही दे देंगे।
तो केटाइन को यहाँ कर दिया, बदले में मिथाइल को यहाँ कर दिया। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में जहाँ तक संभव होता है हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ना हो तो फिर मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो ये इस तरह से बनेगा CH3C CH3, है ना। यहाँ पे कैटायन आ गया और ये CH2 था, इसके पास ये मिथाइल चला गया, तो यहाँ पे ये CH3 हो गया। ठीक। अब क्या होगा, देखो कार्बोकेटायन के बाजू में जो कार्बन है उसको बीटा मानना है। ठीक है, तो हम उस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, जैसे ये ऊपर है, इसको घुमा के नीचे कर दो, तो CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना भाई। ये ऊपर है, इसको नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। अगला देखो, जैसे मान लो इस तरह से है CH3C CH3 CH3 CH Cl CH3, है ना। और यहाँ पे लिख दिया जाए एल्कोहलिक KOH और ये प्रोडक्ट। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटाइन। डायरेक्ट बना ले केटाइन, है ना, क्योंकि समय धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है ना। अब जितना लंबा समय होगा वीडियो उतना लंबा बनेगा, जितना लंबा वीडियो बनेगा देखने में उतना ही दिक्कत होगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा स्पीड से अपन काम कर रहे हैं। अब क्या करें, ये जो केटाइन बना है ये 2 डिग्री है, हम इसको और स्टेबल कर सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये और स्टेबल हो जाएगा। बदले में हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करें, इसी को शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3C CH3 और ये CH, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे पहले से ही एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और ये केटाइन। ठीक, अब ये बीटा और एक ये बीटा, किस बीटा से हाइड्रोजन निकाले, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ से निकाल ले, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ये ऊपर है, इसको घुमा के नीचे कर दो, ये न्याय समझ में। अरे भैया देखो, ये ऐसा है यूं ऊपर, इसको घुमा के नीचे कर दो ऐसा। तो ये यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अच्छा, IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से दोगे तो भी 2 पे आएगा, यहाँ से दोगे तो भी 2 पे आएगा। 1 2 3 4, एक मिथाइल 2 पे है और एक 3 पे है, तो 2,3 डाई मिथाइल, एक 2 पे और एक 3 पे, तो 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 पोजीशन पे, तो 2 इन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। बाकी आपको IUPAC नाम सीखना है तो मैंने IUPAC भी पहले पढ़ा रखा है, वहां पे जाके आप IUPAC नाम सीख लेना। ठीक है ना, नोट करो। चलो एक और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कई बार इस तरह से बना दिया जाता है C6H5 CH, ये CH2, यहाँ पे Cl, ये C
ये CH3, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे दे दिया एल्कोहलिक KOH और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो जैसे ही इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, केटाइन। तो केटाइन बना लो, C6H5 CH2 CH, ये पॉजिटिव बन गया। उसके बाद C, यहाँ पे CH3 CH3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो केटाइन बना है, ये केटाइन 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबको पता है कि रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस केटाइन को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार यहाँ पे लेके जाएंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन वो इधर देखना भूल ही जाता है। ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। तो यदि आप केटाइन को यहाँ लेके आओगे तो केटाइन में रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस के कारण जो कार्बोकेटाइन होता है वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात। तो हम इस तरह के केस में केटाइन को इधर 3 डिग्री की तरफ ले जाने की बजाय इस तरफ लाएंगे, बदले में हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देखो मैं बना के बताता हूँ, है ना। यहाँ पे जैसे मान लो ये जो C6H5 है ना, ये रिंग है। तो मान लो मैंने रिंग बना दी इस तरह से, ये ठीक, और CH है ना, अरे तेरी तो CH, हमने क्या करा है, हम केटाइन को इस पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद ये CH2 हो गया है, और ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ रिजोनेंस करेगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, है ना। तो हम लिखेंगे स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस। ये जो कार्बोकेटाइन है ये रिजोनेंस के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, है ना। तो हम इधर लेके जाने की बजाय केटाइन को इधर शिफ्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब क्या होगा, केटाइन के बाजू में एक बीटा तो यहाँ हो गया और एक बीटा यहाँ हो गया, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस बीटा पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। भाई आप बैलेंस ही चेक करो, देखो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती जो कि ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, मतलब इस बीटा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। फिर कौन बचा, ये। तो हम इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालेंगे, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CHC, CH3 CH3 CH3, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ केटाइन आ गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। तो ये ऐसा का ऐसे ही नोट करो। चलो कुछ और केस देखो, जैसे मान लो, घबरा तो नहीं रहे हो ना, देखो भैया पढ़ना तो पड़ेगा यार, है ना, तो घबराने से काम नहीं चलेगा। यदि आप घबराओगे कि यार बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर सीखोगे कैसे, है ना। तो इसलिए घबराना बंद करें और मेहनत करना चालू करें। ठीक, चलो समझो बात को। जैसे ये रिंग वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। जैसे इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, केटाइन। क्या जाएगा, केटाइन। तो केटाइन बना लो, ये यहाँ पे आपका बन गया केटाइन, बन गया केटाइन। चलो अब बात को समझना है, केटाइन के बाजू में क्या होता है, बीटा कार्बन।
कैटायन के बाजू में क्या होता है, बीटा। तो एक बीटा तो यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, और एक बीटा यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, अब इस बीटा पोजीशन पे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है ना, और इस बीटा पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। अब आदमी सोचता है यार सर ने तो बोला था कि उस जगह से हाइड्रोजन निकालना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो स्टेबल एल्किन बनेगी, लेकिन यहाँ तो दोनों ही जगह बराबर है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो अपन ऐसा करो दोनों जगह से निकाल के देख लो, ठीक है भाई। इस बीटा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और इस बीटा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, तो क्या करें, दोनों जगह से निकाल के देख लो, क्या दिक्कत है। अभी समझ में आए कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह से निकाल के देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जो मोर स्टेबल है वो मेजर होगा, मैंने नहीं बोला, ये सेटजेप ने बोला है ना। सेटजेप के हिसाब से जो मोर स्टेबल होता है वो मेजर होता है, क्लियर। अब यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो हम दोनों जगह से हाइड्रोजन निकालते हैं ना। जैसे मान लो यदि मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ इस पोजीशन से, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, चलो बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बना दिया। और यदि मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, चलो बॉन्ड बना दो, बना दिया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि डबल सिंगल डबल, यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, स्टेबल बाय रिजोनेंस, डबल सिंगल डबल, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजोनेंस है। तो ये जो एल्किन है ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो गई, ठीक है। एसबीआर का मतलब क्या है, एसबीआर का मतलब होता है स्टेबल बाय रिजोनेंस, है ना। रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस, मतलब ये जो कंपाउंड बना है, यानी कि ये जो एल्कीन बनी है, ये रिजोनेंस के कारण अधिक स्टेबल है। और सेटजेप भी तो यही बोलता है कि जो मोर स्टेबल है वो मेजर है, मतलब सेटजेप के हिसाब से ये मेजर हो गया। तो फिर सर ये कौन, ये माइनर, ये माइनर, ठीक है ना। जो मोर स्टेबल होता है वो मेजर, और जो लेस स्टेबल होता है वो माइनर, नोट करो। चलो और देखें। अच्छा ऐसा करते हैं, अब इस तरह से आप बना लेना है ना, क्योंकि अब ऐसे तो कितने भी एग्जाम्पल अपन लेते जाओ, 2 3 4 घंटे कम ही नहीं पड़ेंगे एग्जाम्पल, तो है ना, करते जाओ दिन भर करते जाओ, कब तक करेंगे। तो जो कंसेप्ट है वो हमने सीख लिया। जो सेटजेप साहब थे उनने बोला कि मोर स्टेबल मेजर होता है ना। और मोर स्टेबल बनाने के लिए हम पहले केटाइन बनाएंगे, फिर केटाइन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है, और फिर उस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। अच्छा, यदि दोनों जगह के बीटा पे बराबर हाइड्रोजन है तो फिर अपन निकाल के चेक कर लो, दोनों जगह से हाइड्रोजन निकालो और फिर एल्किन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। या तो रिजोनेंस से समझ में आ जाएगा, और ऐसे समझ में नहीं आए तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था एल्किन की स्टेबिलिटी। एल्किन की स्टेबिलिटी समानुपाती होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, अच्छा देखो, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाफमैन और सेटजेप। तो ये मान के चलो आपकी 95% केस में सेटजेप प्रोडक्ट बनता है, 95% केस में सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। केवल 4 कंडीशन ऐसी है जहां पे हाफमैन प्रोडक्ट बनता है, क्लियर। तो मैं वो 4 कंडीशन आपको बता देता हूं जहां पे हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आप याद कर लेना, क्लियर। देखो सबसे पहले हॉफमैन के अनुसार
हाफमैन के अनुसार लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर? हाफमैन के अनुसार लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। हाफमैन ने बताया कि जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज, यदि लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है तो उस जगह से हाइड्रोजन निकालो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए, लेस स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन, अरे उस बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पर, जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। पहली चीज तो क्या, पहली चीज तो ये कि हाफमैन के अनुसार लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है ना, और लेस स्टेबल एल्कीन बनाना है तो क्या करेंगे, लेस स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो हाफमैन प्रोडक्ट केवल 4 केस में बनता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, है ना, आप याद कर लेना। शर्त, अच्छा हेडिंग बना ले, हाफमैन प्रोडक्ट की शर्त, हाफमैन प्रोडक्ट की शर्त, है ना। कहाँ बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड के केस में हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड के केस में हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। याद रहेगी बात। देखो, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लिखा CH3C H2C और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया H, और ये CH3 है ना, और यहाँ पे लगा दिया हमने एल्कोहलिक KOH। क्लियर? तो यहाँ पे चूंकि फ्लोराइड है, ये कौन है, फ्लोराइड, और फ्लोराइड के केस में हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सीधा सा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो, ये जहाँ पे लगा है वो अल्फा, हेलोजन जहाँ पे लगा है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा, तो एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया। हमको पता है कि जो एल्काइल फ्लोराइड है, जो एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड के केस में हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हाफमैन के हिसाब से लेस स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है, और लेस स्टेबल एल्किन बनानी है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे तो कम है, यहाँ अधिक है, तो अधिक वाली जगह से निकाल दो। कहाँ से निकाल दो, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ से हेलोजन जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड।
क्लियर? बस ये बन गया हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक, चलो दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि आक्रमणकारी साइज में बड़ा हो, यदि आक्रमणकारी साइज में बड़ा हो तो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। यदि आक्रमणकारी साइज में बड़ा हो, जो अटैक करेगा वो साइज में बड़ा हो, तो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा CH3CH2C, यहाँ पे मान लो मैंने Br लिख दिया, और ये CH और ये CH3 है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो CH3 का होल थ्राइज COK, है ना, और ये प्रोडक्ट। ठीक, अब बताओ देखो क्या होगा इस केस में। देखो CH3 CH2 CH Br और ये CH3। अब यहाँ पे देखो हम इतनी देर से अल्कोहलिक OH ले रहे थे, लेकिन अब क्या दे दिया? अब ये दे दिया CH3 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 ओके। समझ में आ रही बात? तो ये एक बड़ा रिएजेंट है, बड़ा आक्रमणकारी है ना। तो जब आक्रमणकारी लार्ज हो, बड़ा हो, तो उस केस में भी हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। करना कुछ नहीं है, ये जहाँ पे जुड़ा वो अल्फा और बाजू में बीटा, उस बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो हाफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन। ये ठीक है। अच्छा, कितने केस हो गए? देखो एक तो एल्काइल फ्लोराइड वाला था, ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है यदि लिविंग ग्रुप साइज में बड़ा हो, यदि लिविंग ग्रुप साइज में बड़ा हो तो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। यदि लिविंग ग्रुप साइज में बड़ा हो तो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। अब लिविंग ग्रुप कौन? जो निकलेगा वही लिविंग ग्रुप है ना। जो निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दिया है इस तरह से, CH3 का होल थ्राइस N, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 और ये CH3, और यहाँ पे लिख दिया जाए मान लो एल्कोहलिक OH लिख दिया, और ये प्रोडक्ट। ठीक है, देखो मैं इसको बनाता हूँ। CH3C N है, N CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ये जो है ना, ये लिविंग ग्रुप है। ये कौन है? ये कौन है? लिविंग ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप कैसा है?
ये लिविंग ग्रुप साइज में बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी रिएक्टिव स्पीसीज होगी वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा और एल्कोहलिक एच की जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो हाइड्रोजन को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली इस तरह से आपकी एल्कीन बनेगी, ठीक है। देखो ये CH2 है और यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? एक आखिरी केस और देख लो, चौथा। यदि गामा कार्बन 4 डिग्री हो, यदि गामा कार्बन क्या हो, 4 डिग्री हो, तो भी हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। यदि गामा कार्बन 4 डिग्री हो, कैसा हो, 4 डिग्री, तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। याद रहेगी बात? यदि गामा कार्बन क्या हो, 4 डिग्री, तो उस केस में भी क्या बनेगा, हाफमैन प्रोडक्ट। इसी को छोटा करके बना दूं क्या? जैसे मान लो इस तरह से है ना, CH3C CH3 CH3 CH2 CH, और यहाँ पे मान लो कोई भी आपका हेलोजन है, कोई भी हो, फ्लोरीन क्लोरीन कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये CH3, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, ठीक। तो जहाँ पे हेलोजन लगा है ना बेटा, उसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा के बाजू में बीटा और बीटा के बाजू में गामा। तो इस गामा कार्बन को देखो, ये 4 डिग्री है ना, और ये 2 डिग्री हेलाइड है। ये क्या है? 2 डिग्री हेलाइड। तो यदि हेलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री है, हेलाइड कैसा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, और उसका गामा कार्बन कैसा है, 4 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और हाफमैन के हिसाब से लेस स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है, और लेस स्टेबल एल्किन बनानी है तो उस जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस जगह पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से, है ना, ये ठीक। नोट करो, तो नोट करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो जो एग्जाम में आया हुआ है। ये इस तरह से क्वेश्चन था, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3 का होल थ्राइस और COK, और ये लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये जो है ना, ये लार्ज रिएजेंट है। कैसा है? लार्ज। और अभी मैंने बताया कि यदि अटैकिंग रिएजेंट लार्ज है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? हाफमैन प्रोडक्ट। और हाफमैन के हिसाब से जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होता है ना। और लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। क्लियर? देखो बात को समझो, ये तो हो गया अल्फा, क्लियर, ये हो गया बीटा, और इधर ये हो गया बीटा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे यदि बात करूं तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अधिक कहाँ पे है? यहाँ पे है।
तो हाफमैन के हिसाब से लेस स्टेबल एल्किन मतलब कम स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है, और कम स्टेबल एल्किन बनानी है तो उस जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो मैं यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालूंगा तो हाफमैन के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखो बात को समझो, जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ से हेलोजन जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हाफमैन के हिसाब से मेजर होगा। कैसा होगा? मेजर। और यदि इस पोजीशन से निकाल दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और हाफमैन के हिसाब से ये माइनर होगा। ये क्या होगा? माइनर होगा। नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से किस प्रकार एल्कीन बनती है वो हमने समझा, ठीक है। कल के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएं। तब तक के लिए जय राम जी की।